जिस पीरियड में हम आपके साथ प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जब शिक्षक एक्सप्लेनेशन में रहते हैं तो कृपया शांति बनाने को ही प्राथमिकता में रखें। शिक्षक क्या बोल रहे हैं, आपके मन में किस प्रकार के प्रश्न अरेंजमेंट हो रहा है। हो सकता है आपके मन में जितने भी प्रश्न एक्सप्लेनेशन के दौरान अरेंजमेंट होगा, हो सकता है कि मैं एक्सप्लेनेशन के समय ही उसको बता दूं, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में बच्चे इंटरनली उत्सुक होते हैं कि सर ये बोल रहे हैं तो कैसे हो, तो बीच में आपको प्रश्नों का अरेंजमेंट नहीं करना है। हो सकता है कि आपके मन में जो भी भावनाएं इंटरनल उत्सुकता जग रही है, हो सकता है उसका समाधान मैं इसी एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा, और शायद ही आपके पास ऐसा प्रश्न बचेगा जो आप उनसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि परमाणु के अंदर एक गोल्ड्स का फॉइल्स है, एमएम में इसकी मोटाई है। उसने क्या किया, इस पर अल्फा किरणों को प्रेषित किया। उसने अल्फा किरणों को प्रेषित किया जो कि पॉजिटिव चार्ज में होते हैं। तो उसने देखा कि कुछ किरणें परमाणु के अंदर जाकर कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ किरणों का उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ किरणें सीधे आर पार हो जाती हैं। कुछ किरणों के संदर्भ में उसने यह देखा कि कुछ किरणें नाभिक से टकराकर लौट आती हैं। तो उसने अपने प्रयोग में इस प्रकार के नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने प्रयोग में इस प्रकार के नतीजे पर पहुंचा। उसका नतीजा क्या रहा कि परमाणु के अंदर कहीं कहीं खाली स्थान होता है, जिसके कारण कुछ किरणें उस कॉइल्स को सीधे आर पार कर गई। कहीं कहीं खाली स्थान नहीं होता है, जिसके कारण वह किरणें कुछ एंगल से विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्टेड हो गई, और कुछ किरणें नाभिक से टकराकर लौट आई। तो इस नतीजे पर उसने क्या रिजल्ट निकाला? उसने कहा कि परमाणु के अंदर कहीं कहीं खाली स्थान भी होता है, परमाणु के अंदर कहीं कहीं खाली स्थान नहीं भी होता है, और जो किरणें नाभिक से टकराकर पुनः वापस आ गई, उसके संदर्भ में रदरफोर्ड ने कहा, उसके संदर्भ में रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का नाभिक में धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने कहा कि नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है, उसमें धन आवेश होता है। लेकिन उसने
इस एक्सपेरिमेंट जो उसने किया वह भली भांति इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता। रदरफोर्ड ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट में कहा, रदरफोर्ड ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट में कहा, तो आज के डेट में उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। लेकिन उसने यह प्रश्न सवाल किया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर काटेंगे। एक दिन उसके ऊर्जा का हरासमेंट होगा, जैसा कि उसके मन में यह भावनाएं जगी, जैसा कि उसने एक्सप्लेनेशन किया अपने प्रयोग के आधार पर, कहा कि बात सही है, सही बात है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं विभिन्न नक्षत्रों की तरह। लेकिन ये कब तक चक्कर काटते हैं? जब तक उसके पास ऊर्जा रहेगी। और जब ऊर्जा समाप्त होगा तो न्यूक्लिक फोर्स के चलते वह नाभिक में समा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक चक्कर काटेगा जब तक कि उसके पास ऊर्जा होगी, और जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो न्यूक्लिक फोर्स के चलते परमाणु के नाभिक में निहित हो जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उसने यह भी कहा कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिट पर चक्कर काटते हैं ये तो कहा, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया कि हर ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये उसका बहुत बड़ा डिमेरिट्स रहा, जो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उसने रिजल्ट सामने पेश किया कि इलेक्ट्रॉन तभी तक चक्कर काटेगा जब तक कि उसके पास ऊर्जा रहेगी। ऊर्जा का हरासमेंट उत्तरोत्तर होते जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के पास का ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो नाभिक में वह निहित हो जाएगा और परमाणु अपने अस्तित्व को बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और उसने यह भी निश्चित नहीं कर पाया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसके ये डिमेरिट्स हैं। इसके डिमेरिट्स को हमारे बोर महोदय, बोर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल दिया, इन सारे डिमेरिटों को दूर किया है। जो उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसने जो अपना संकल्पना किया, उसने मैग्नेट में जो निहित डिमेरिट्स था उस डिमेरिट्स को दूर करने का प्रयास किया। तो बोर ने एटम के संदर्भ में जो भी अपना सुझाव दिया, अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। उसने क्या कहा, बोर ने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, जैसे सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। उसने स्पष्ट कहा, उसने इसका डिक्लेरेशन कर दिया। और उसने इन्होंने यह भी किया कि इसकी ऊर्जा का हरासमेंट नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटों में चक्कर काटते हैं, उसके ऊर्जा का ह्रासमेंट नहीं होता। और उसने यह भी कहा कि जिन ऑर्बिट पर यह निर्धारित संख्या में चक्कर काटते हैं उसको हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं या उसको कक्ष कहते हैं। उस कक्ष को उसने क्या किया कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर पहले ऑर्बिट के लिए के का प्रयोग किया, दूसरे ऑर्बिट के लिए एल का प्रयोग किया, तीसरे ऑर्बिट के लिए एम का प्रयोग किया और चौथे ऑर्बिट के लिए एन का प्रयोग किया। हम लोग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर 9th क्लास में 18 परमाणु संख्या तक ही एलिमेंट का डिटेल करेंगे और 18 के बाद की अगर चर्चा करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारा जो स्टडी है ये एटॉमिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 18 तक ही सीमित रहेगा। अगर 18 से ज्यादा परमाणु संख्या वाले एलिमेंट्स आएंगे तो इसकी चर्चा या इसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वर्तमान समय में वैसे एलिमेंट का ही चर्चा करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 18, नॉट मोर देन 18, नॉट मोर देन 18। तो बोर ने कहा कि किसी भी कक्ष में, बोर ने कहा कि किसी भी कक्ष में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। 2n², where n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो इस सूत्र का आप प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ या इन एम ऑर्बिट, तो एम का मतलब हुआ, एम मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर एम। तो 2n², 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 18। तो आपका आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप यह बताइए कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है तो आपका जवाब होगा 2n²। व्हाट इज इट? तो n इज ए नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n के जगह पर नंबर ऑफ ऑर्बिट को बैठा दीजिए। इस आधार पर उसने क्या किया, अगर हम इसका किसी भी एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर का पता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता है तो उसने कहा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम इजीली तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान यह देना है कि किसी भी ऑर्बिट पर जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि मैक्सिमम वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट पर चला जाएगा। रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन
नेक्स्ट ऑर्बिट पर चला जाएगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए प्रायः एटम आर इन न्यूट्रल मोड्स, प्रायः एटम न्यूट्रल मोड्स में होते हैं। तो हमने कहा कि आखिर सोडियम जो है, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पहले लिखिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये हो गया नाभिक, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, या तीसरा सेल हो गया। इसमें देखिए हम बताए थे कि कोई भी सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने ऑर्बिट पर, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2, 8, यहां 9 नहीं लिख सकते हैं, यहां 10 नहीं लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर बचा उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजिए। तो 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं वह विभिन्न ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो जैसे अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की चर्चा की जाए तो उसको हम लिख सकते हैं पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1। इसी प्रकार हम लोग को 9th क्लास में 16-18 तक ही एलिमेंटों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 18 तक होगा। 18 से ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर की हम चर्चा करते हैं तो वह इसके लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार आप लोगों को करना होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका होता है 2 8 2, 2 8 2। उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं 1 और 2 को। चूंकि सोडियम जितना भी मेटल्स होता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का होता है। चूंकि हर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, सोडियम हमेशा यही चाहेगा कि हम अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट में, मोस्ट आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई क्या करना होगा? सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। मैग्नीशियम भी वही प्रयास करेगा कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस परिस्थिति में मैग्नीशियम के पास कोई उपाय नहीं है। चूंकि कोई भी मेटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, किसी एलिमेंट्स को, तो वह शेयरिंग करेगा। चूंकि कंपाउंड बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, मोलिक्यूल्स बनने का जो हमारा मेथड्स है, या तो परमाणु अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, या तो एटम अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरण के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा